अब देखो, ये आदमी आईने में खुद को देखता है लेकिन खुद की शक्ल पहचान ही नहीं पाता। सोचो, अगर ऐसा आदमी किसी का कत्ल होते हुए देख ले तो कातिल को कैसे पहचान पाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। यकीन मानो, वीडियो को देखने के बाद आपकी उंगलियां लाइक बटन को दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। फिल्म का नाम है प्रसन्ना वादनम और फिल्म आपको आहा वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी में नहीं है, लेकिन आप चाहो तो तेलुगु में देख सकते हो। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं। वो अपने माँ बाप और अपने एक फ्रेंड विघ्नेश के साथ कहीं जा रहा था। तभी एक ट्रक वाला आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि सत्या 2 दिनों तक बेहोश रहता है। तीसरे दिन हॉस्पिटल में उसे होश आता है। तब विघ्नेश उसके पास आता है और वो सत्या को बताता है कि एक्सीडेंट में तुम्हारे मम्मी पापा की मौत हो गई थी, तुम्हें भी होश नहीं आ रहा था, तो मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन सत्या उसे पहचानने से इनकार कर देता है। विघ्नेश को लगता है कि इसकी याददाश्त तो चली गई है। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सूर्या की जांच करता है। सूर्या से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है तो सूर्या उसे अपने माँ बाप के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन जब डॉक्टर सूर्या को उसके माँ बाप का फोटो दिखाता है तो सूर्या उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। डॉक्टर उसे अपना फोटो दिखाता है तो सूर्या फोटो देखकर डॉक्टर को भी पहचानने से इनकार कर देता है। अब डॉक्टर को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो विघ्नेश को बताता है कि सूर्या फेस ब्लाइंडनेस का पेशेंट बन चुका है। अब देखो, फेस ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि उसको चेहरा दिखाई नहीं देगा। मतलब ये है कि सूर्या सामने वाले की आंख, नाक, कान सब कुछ देख सकता है, लेकिन सब कुछ मिलाकर एक फेस का जो स्ट्रक्चर बनता है सूर्या उसे समझ नहीं पाएगा। जब वो अपने सामने वाले का चेहरा देखता है तो उसे कुछ इस तरह ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है। लोगों की आवाज भी सुन सकता है लेकिन उनका फर्क महसूस नहीं कर पाता। मतलब कि वो आवाज सुनकर किसी को भी पहचान नहीं पाएगा और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। खैर, इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं। सूर्या अपनी बीमारी के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है। वो रेडियो मिर्ची में आरजे है, लेकिन विघ्नेश के अलावा सूर्या की बीमारी के बारे में कोई नहीं जानता। सूर्या अपने ऑफिस में हर किसी को उसकी सेकेंड आइडेंटिटी से पहचानता है। जैसे कि इस लड़की को उसके कर्ली हेयर्स की वजह से पहचानता है, इस लड़की को उसके हाथ पर टैटू की वजह से, यहाँ तक कि विघ्नेश ने भी अपने बाल कलर करवा लिए हैं ताकि सूर्या उसे आसानी से पहचान सके। एक दिन सूर्या अपने ऑफिस के बाहर बैठा हुआ था। तब वो देखता है कि गुब्बारे बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी 500 का चेंज लेने के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। वो एक चाय वाले के पास जाकर चेंज मांगता है, लेकिन चेंज होते हुए भी चाय वाला चेंज देने से मना कर देता है। सूर्या को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वो बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक लड़की आद्या बूढ़े आदमी के पास आती है और 500 का नोट ले लेती है और चाय वाले के पास जाकर चेंज मांगती है। और इस बार लड़की है, यह देखकर चाय वाला अपनी औकात दिखाता है और चेंज दे देता है। आद्या का हेल्पिंग नेचर देखकर सूर्य उससे इम्प्रेस हो जाता है। कुछ दिन बाद आद्या एटीएम की लाइन में खड़ी होती है। तभी सूर्या वहां आता है। वो आद्या को इग्नोर करके पैसा निकालने चला जाता है। आद्या यह देखकर गुस्सा हो जाती है और उसके साथ झगड़ा करने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लाइन में तो पहले मैं खड़ी थी। लेकिन सूर्य भी उसके साथ बहस कर लेता है और पैसे निकालकर वहां से चला जाता है। फिर शाम को आद्या अपने ऑफिस से घर वापस जा रही होती है, लेकिन उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद सुनसान सड़क पर एक ऑटो वाला आता है जिसमें 3 लड़के होते हैं और वो आद्या के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। आद्या उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है और सही मौके पर सूर्या भी वहां पहुंच जाता है। वो आद्या से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। सूर्या पहचान नहीं पाता कि ये वही एटीएम वाली लड़की है, लेकिन आद्या तो उसे पहचान जाती है। पर आद्या के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और वो मजबूर होकर सूर्या की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो सूर्या से एटीएम वाली घटना के लिए माफी मांगना चाहती है, लेकिन सूर्या उसे पहचान ही नहीं पाया था। वो टॉपिक को अवॉइड करता है और उस लड़की की तारीफ करता है जिसने ऑफिस के बाहर बूढ़े आदमी की मदद की थी। आद्या को लगता है कि सूर्या उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए एटीएम वाली लड़ाई को इग्नोर करके उसके हेल्पिंग नेचर की तारीफ कर रहा है और वो भी सूर्या से इम्प्रेस हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक शाम को जब सूर्या घर वापस जा रहा था, रास्ते में वो एक जगह पर रुकता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी लड़की के साथ सड़क
के किनारे टहल रहा है। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो आदमी लड़की को ट्रक के आगे धक्का दे देता है। लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर उस आदमी को पिक करने के लिए एक लाल गाड़ी आती है। वो आदमी उसमें बैठकर चला जाता है। सूर्या लड़की के पास जाकर देखता है, तब वो मर चुकी थी। सूर्या डर के मारे भागकर घर आ जाता है। वो विघ्नेश को भी सब कुछ बताकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए कहता है, लेकिन विघ्नेश उससे पूछता है कि तू जिससे रोज मिलता है उसे तो पहचान ही नहीं पाता, तो कातिल को कैसे पहचानेगा। विघ्नेश की बात भी सही थी, लेकिन सूर्या का दिल नहीं मानता। वो अगले दिन पास के एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। एक कांस्टेबल कॉल पिक करता है तो सूर्या उसे बताता है कि अखबार में मैंने अमृता नाम की एक लड़की के एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। एक आदमी ने जानबूझकर उसे ट्रक के आगे धक्का दिया था और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर कांस्टेबल भी शॉक्ड हो जाता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर यानी कि एसआई के पास जाता है और हम देखते हैं कि अमृता को ट्रक के आगे धक्का देने वाला कोई और नहीं, एसआई ही था। कांस्टेबल उसे सब कुछ बताता है तो एसआई उससे कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा। वो तुरंत साइबर डिपार्टमेंट में अपने एक फ्रेंड से बात करता है और कॉल करने वाले का पता लगाने के लिए कहता है। एक तरफ एसआई कॉल करने वाले को यानी कि सूर्या को ढूंढ रहा था, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूर्या और आद्या की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे, लेकिन सूर्या ने अब तक आद्या को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था, तो कई बार सूर्या उसे ठीक से पहचान भी नहीं पाता, बट समहाउ वो मैनेज कर लेता था। आद्या सूर्या को अपनी माँ से भी मिलवाती है और उन्हें पहचानने में विघ्नेश सूर्या की हेल्प करता है। और एक दिन सूर्या मार्केट में आद्या के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, तभी सूर्या को एक लड़की मिलती है। वो पिछले काफी टाइम से सूर्या को प्यार करती थी और आज वो सूर्या को प्रपोज करने का मन बना लेती है, लेकिन वो लड़की कुछ कहती उसके पहले ही सूर्या उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है। वो कहता है कि असल में मैं जानता भी नहीं कि तुम कैसी दिखती हो। उसकी बीमारी के बारे में जानकर वो लड़की एक सेकंड में सूर्या को रिजेक्ट कर देती है और बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। सूर्या पीछे मुड़कर देखता है तो आद्या भी उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। वो भी सूर्या से नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो सूर्या के घर वापस आती है और सूर्या से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया, क्योंकि कोई भी हो ऐसी प्रॉब्लम वो उसी के साथ डिस्कस करेगा जिस पर ज्यादा भरोसा करता हो। दूसरी तरफ सूर्या का पता लगाते हुए एसआई टेलीफोन बूथ पर पहुंच जाता है। सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। एसआई कैमरे की फुटेज चेक करता है तो वीडियो में सूर्या का फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन एसआई को उसकी गाड़ी का नंबर मिल जाता है। नंबर प्लेट से वो सूर्या का एड्रेस पता करता है, लेकिन जब एसआई उस एड्रेस पर पहुंचता है तो पता चलता है कि सूर्या 3 साल पहले वहां रहता था। इसी के साथ हम एसीपी वैदेही को देखते हैं। वो अमृता के घर पर उसके माँ बाप से मिलने के लिए जाती है। दरअसल अमृता की माँ वैदेही के घर पर काम करती थी। अमृता भी कभी कभी अपनी माँ की जगह पर काम करने के लिए वैदेही के घर जाया करती थी। वैदेही अमृता के माँ बाप से वादा करती है कि हम उस ट्रक वाले को ढूंढ लेंगे। यहीं पर हम वैदेही के हस्बैंड वरुण को भी देखते हैं। वो मायूस होकर अपनी कार में ही बैठा होता है और वो अमृता की मौत से बहुत दुखी होता है। अब तुम्हारे मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक नौकरानी के मरने पर वरुण दुखी क्यों हो रहा है, तो अभी आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इधर सूर्या एक रेस्टोरेंट में आद्या का वेट कर रहा था। आद्या उसके पास आती है, लेकिन आज उसने अपने बालों को कलर करवा लिया था ताकि सूर्या उसे आसानी से पहचान सके। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी आद्या को उसके ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ जाता है और आद्या सूर्या की गाड़ी लेकर ऑफिस जाने लगती है। रास्ते में एसआई उसकी गाड़ी को देख लेता है। वो गाड़ी का पीछा करते हुए आद्या की ऑफिस तक पहुंच जाता है और गाड़ी के असली मालिक का इंतजार करने लगता है। कुछ घंटे बाद सूर्या भी आद्या की ऑफिस में आता है। आद्या उसे चाबी देती है, जिसके बाद सूर्या गाड़ी लेकर चला जाता है और इस तरह से एसआई को पता चल जाता है कि पुलिस स्टेशन में फोन करने वाला कोई और नहीं, सूर्या ही था। वो शाम तक छुप छुप कर सूर्या का पीछा करता है और शाम को मौका देखकर वो सूर्या को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। सूर्या खुद को बचाने के लिए उसके साथ फाइट करता है, जिससे कि एसआई की शर्ट फट जाती है और सूर्या उसके सीने पर बना हुआ एक बच्चे के पैर का टैटू देख लेता है। खैर तभी कुछ और लोग वहां आ जाते हैं और भेद खुलने के डर से एसआई वहां से भाग जाता है। इधर हम वैदेही के हस्बैंड वरुण को देखते हैं। वो अमृता के घर जाता है और अमृता के माँ बाप को एक
थैला भर कर पैसा देता है। लेकिन अमृता और वरुण की स्टोरी को आगे डिटेल में समझेंगे, फिलहाल सूर्या पर फोकस करते हैं। तो कल रात एसआई ने सूर्या पर हमला किया था, तो इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए सूर्या पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। एक कांस्टेबल उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन सूर्या को नहीं पता था कि उस पर हमला करने वाला एसआई ही है। वो कांस्टेबल से कहते हैं कि मुझे एसआई से मिलना है और मैं सिर्फ उन्हें ही अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा। लेकिन इधर एसआई वैदेही और वरुण के साथ वैदेही के केबिन में लंच कर रहा होता है। वो दरवाजे से झांक कर देखता है कि सूर्या उससे मिलने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। एसआई बुरी तरह से डर जाता है। थोड़ी देर में लंच करने के बाद एसआई बाहर आता है और सूर्या को ढूंढने लगता है, लेकिन सूर्या तब तक वॉशरूम में चला गया था और बाहर आते ही वो सीधा एसीपी वैदेही के केबिन में पहुंच जाता है। वो वैदेही को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मैं चेहरा देखकर किसी को पहचान नहीं पाता, लेकिन अमृता का मर्डर होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और पुलिस स्टेशन में फोन करके मैंने सब कुछ बता दिया था। लेकिन कल रात किसी ने मुझ पर हमला किया जो जानता था कि मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया है। वैदेही ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे बताकर अच्छा किया, आगे मैं देख लूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन जाने से पहले सूर्या उसे बताता है कि कल रात जिसने मुझ पर हमला किया था उसके सीने पर एक टैटू बना हुआ है। और ये सुनकर वैदेही समझ जाती है कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं एसआई था। सूर्या के जाने के बाद वैदेही एसआई के पास जाती है और उसको मारने लगती है। इसी के साथ पता चलता है कि अमृता को गाड़ी के आगे धक्का देने के बाद एसआई को लेने के लिए जो लाल गाड़ी आई थी उसका ड्राइवर कोई और नहीं वैदेही थी। मतलब वैदेही ने एसआई से अमृता का कत्ल करवाया था। खैर वैदेही को सूर्या की वीकनेस पता चल गई थी कि सूर्या कातिल को कभी पहचान नहीं पाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सूर्या किसी और के सामने भी सच्चाई उगल सकता था। उसने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट फाइल करवा दी थी। तो अब एसआई के साथ मिलकर वैदेही सूर्या को अमृता के मर्डर में फंसाने का एक परफेक्ट प्लान बनाती है। दूसरी तरफ वैदेही के मकसद से अनजान सूर्या अपनी डेली लाइफ में मस्त होता है। आद्या उसे प्रपोज भी कर देती है। दोनों बिंदास अपनी लव स्टोरी एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन सूर्या पार्क में घूम रहा होता है। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था, तभी एक लड़का उसे आवाज देता है। उसका बैग पेड़ के पास रखा हुआ था। सूर्या वो बैग लाकर उस लड़के को दे देता है। शाम को सूर्या आद्या को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन सूर्या जब वापस अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में एसआई पुलिस वालों के साथ आता है और सूर्या को अरेस्ट कर लेता है। उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस वाले सूर्या को टॉर्चर करते हैं, लेकिन सूर्या उनसे पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है। तब वैदेही उससे कहती है कि तुमने अमृता का मर्डर किया है। उसने सूर्या के खिलाफ एक झूठे गवाह गोविंद को भी खड़ा कर लिया था, जिसे सूर्या ने पार्क में एक बैग थमाया था। दरअसल यह सब कुछ वैदेही का प्लान था। बैग में पैसे रखे हुए थे और उन लोगों ने बैग देते हुए सूर्या का वीडियो भी बना लिया था। गोविंद बयान देता है कि मैंने सूर्या को ही अमृता का कत्ल करते हुए देखा था, लेकिन मुंह बंद रखने के लिए सूर्या ने मुझे पैसे दिए थे। सूर्या यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस वाले उसे फंसाना क्यों चाहते हैं। अगले दिन पुलिस वालों को सूर्या को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन वैदेही को डर था कि सूर्या ने मजिस्ट्रेट के सामने सच बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो सूर्या को मारने के लिए 2 खतरनाक गुंडों को हायर करती है और एसआई के साथ मिलकर सूर्या को मारने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक अगले दिन एसआई सूर्या की मेडिकल रिपोर्ट निकलवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो दोनों गुंडे भी सूर्या को मारने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सूर्या अपना यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए वॉशरूम में जाता है तो दोनों गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। सूर्या काफी देर तक उन दोनों के साथ फाइट करता है, लेकिन आखिरकार उनमें से एक सूर्या को मारने वाला होता है। तभी एक ईमानदार पुलिस वाला वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो सूर्या को बचा लेता है और उन दोनों गुंडों के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन आखिरकार वो दोनों मिलकर पुलिस वाले को भी मार देते हैं। लेकिन सूर्या बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो पुलिस वालों से बचकर भाग रहा होता है, तभी उसे याद आती है गोविंद की। गोविंद ने पुलिस स्टेशन में अपना एड्रेस भी बताया था। वो एड्रेस ढूंढते हुए गोविंद के घर पहुंच जाता है, लेकिन गोविंद को भी सूर्या की बीमारी के बारे में पता था। गोविंद उसका फायदा उठाता है और सूर्या से कहता है कि मैं गोविंद नहीं, उसका दोस्त हूँ। बट समहाउ सूर्या उसे पहचान जाता है। गोविंद उससे बचकर भागने लगता है। सूर्या काफी दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन भागते हुए
गोविंद एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और एक्सीडेंट से गोविंद की मौत हो जाती है। लेकिन तभी विघ्नेश वहां आता है और सूर्या को लेकर चला जाता है। घर पर आद्या भी सूर्या का इंतजार कर रही होती है। वो भी सूर्या को देखकर चैन की सांस लेती है। सूर्या उन दोनों को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने कंप्लेंट इसलिए की थी क्योंकि एक्सीडेंट में मैंने अपने माँ बाप को खोया है और मैं वो दर्द जानता हूँ, और यहाँ एक्सीडेंट का सहारा लेकर किसी का कत्ल किया गया था। आद्या कहती कि अमृता के कातिल के बारे में जानना है तो पहले अमृता के बारे में पता लगाना होगा। वो तीनों अमृता के घर जाते हैं। घर के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है। वो लोग अमृता के पापा को देखते हैं। वरुण ने उन्हें जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे बाहर लाकर जला रहे होते हैं। दरअसल अमृता का पति 3 साल पहले ही मर गया था, लेकिन मरने से पहले अमृता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आस पड़ोस के लोग अमृता के कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे थे, जिसे कि अमृता के पापा को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सूर्या भी उनके पास जाता है और वो भी उनसे पूछता है कि अमृता के बच्चे का बाप कौन था, और ये सुनकर अमृता के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने घर से भगा देते हैं। सूर्या, विघ्नेश और आद्या किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अमृता का कातिल कौन है और पुलिस वाले सूर्या को क्यों फंसाना चाहते हैं। उनके पास पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि सूर्या ने जो बैग गोविंद को दिया था उस बैग में पैसे थे और पैसों से भरा बैग पेड़ के पास किसने रखा था। सूर्या और विघ्नेश पार्क में जाते हैं। एक फ्रेंड की हेल्प से पार्क का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि किसी ने सारे फुटेज डिलीट कर दिए हैं। लेकिन सूर्या कहता है कि जो भी फुटेज डिलीट करने के लिए यहाँ आया था, यहाँ से जाने वाला फुटेज डिलीट नहीं कर पाया होगा, और इस तरह से उन्हें डिलीट करके जाने वाले का फुटेज मिल जाता है, जिसे देखने के बाद विघ्नेश पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं एसआई ही था। और अगले दिन से दोनों एसआई को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एसआई अपनी वाइफ और अपनी बच्ची के साथ घर से बाहर जाता है, सूर्या एसआई के घर में घुसकर सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। एक फोटो में वो एसआई के सीने पर बच्चे के पैर वाला टैटू देख लेता है। इसके साथ ही उसे एसआई का वही ड्रेस मिल जाता है जो कि एसआई ने अमृता का कत्ल करते टाइम पहना हुआ था। और ये सब देखकर सूर्या को पूरा यकीन हो जाता है कि अमृता को मारने वाला कोई और नहीं एसआई ही था। लेकिन अभी भी उसे पता नहीं चला था कि लाल गाड़ी में एसआई को पिक करने के लिए कौन आया था। सूर्या अभी घर में ही होता है कि तभी एसआई और उसकी वाइफ अपनी बच्ची के साथ घर वापस आ जाते हैं। घर में कुछ सामान इधर उधर रखा हुआ था और ये देखकर एसआई समझ जाता है कि घर में कोई चोर घुसा है। वो अपनी गन निकाल लेता है और चोर को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने सूर्या उसकी बच्ची को गोद में लेकर खड़ा है। वो बच्ची को जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बच्ची को मार डालूंगा। 3 बार मिसकैरेज होने के बाद उन्हें एक बच्चा हुआ था और एसआई अपने बच्चे की खातिर सूर्या के सामने सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल वैदेही की एक कमजोरी थी, उसका हस्बैंड वरुण। वो वरुण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी वैदेही प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर भी दोनों का चेकअप करने के बाद बताती है कि वैदेही के एग्स बहुत कमजोर हैं और इसी वजह से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। वरुण ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो बच्चे को लेकर काफी सीरियस था। और एक दिन अमृता के माँ की तबीयत खराब होती है। उसकी जगह पर अमृता घर का काम करने के लिए आती है और अमृता को देखते ही वरुण के मन में एक प्लान आता है। वो वैदेही के पास जाता है और अमृता के जरिए सेरोगेसी से बच्चे के लिए बात करता है। वो कहता है कि स्पर्म मेरा होगा, एग तुम्हारा होगा और कोख अमृता की होगी। वैदेही भी वरुण की खुशी के लिए परमिशन दे देती है। फिर वो दोनों अमृता के माँ बाप से भी बात करके उन्हें सब कुछ समझाते हैं, पैसा भी देने का वादा करते हैं। अमृता के माँ बाप भी इसके लिए परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो लोग फर्टिलिटी सेंटर में जाते हैं। पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है। अमृता प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके बाद वो लोग अमृता को अपने घर लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब वैदेही देखते कि वरुण, उसकी माँ, घर का हर आदमी वैदेही से ज्यादा अमृता का ख्याल रख रहा है। वैदेही फिर भी खामोश रहती है। लेकिन एक दिन डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे एग्स बहुत कमजोर थे, उससे प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल था। अमृता अपने एग्स की वजह से प्रेग्नेंट हुई है और डॉक्टर को ऐसा करने के लिए वरुण ने ही कहा था। और ये सुनकर वैदेही गुस्से में पागल हो जाती है। लेकिन वो वरुण से प्यार करती थी, उसे किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन अमृता और
वरुण की बढ़ती हुई नजदीकियां वैदेही को पसंद नहीं आ रही थी। वो एसआई के साथ मिलकर अमृता को मारने का प्लान बनाती है और एसआई को प्रमोशन दिलाने का वादा भी करती है और इसी वजह से एसआई ने अमृता का मर्डर करने में वैदेही का साथ दिया था। पूरी कहानी सुनने के बाद एसआई की वाइफ उससे नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। एसआई को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो इस मामले को खत्म करने के लिए सूर्या को साथ लेकर वैदेही के घर जाता है। वो सूर्या से कहता है कि तुम बाहर ही रुको, मैं मैडम से बात करके आता हूँ। एसआई वैदेही के पास जाता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सूर्या इस मामले में किसी को कुछ भी नहीं कहेगा, हम उसके साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन वैदेही गुस्से में पागल हो जाती है क्योंकि वो किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि वरुण को उसकी सच्चाई पता चले। वो गुस्से में एसआई को ही जान से मार देती है। सूर्य नीचे खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। लेकिन उसने एसआई के मर्डर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो विघ्नेश के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि अपने रेडियो शो पर हम मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे और लाइव ये वीडियो दिखाकर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगले दिन विघ्नेश पूरी तैयारी कर लेता है। मजिस्ट्रेट भी रेडियो शो पर आ जाता है। सूर्या भी ऑफिस में आ रहा होता है। तब हम वैदेही को देखते हैं। उसने आद्या की तरह अपने बालों को कलर करवा लिया था और वो सूर्या के सामने दिखावा करती है कि जैसे गुंडे उसका किडनैप कर रहे हैं। सूर्या भी उसे आद्या समझकर उनका पीछा करने लगता है और एक सुनसान जगह पर गुंडे वैदेही को छोड़कर चले जाते हैं। उसे आद्या समझकर सूर्या उसके पास जाता है। वो वैदेही को गले लगा लेता है। वैदेही उसे चाकू मारना चाहती है लेकिन वहां कुछ और लोग भी आ जाते हैं। वैदेही मजबूर हो जाती है लेकिन तभी सूर्या देखता है कि वो अपनी उंगलियों को रगड़ रही थी। उसने वैदेही को पहले भी उंगलियां रगड़ते हुए देखा था। वो समझ जाता है कि उसके सामने आद्या नहीं वैदेही है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है लेकिन तभी वैदेही के गुंडे असली आद्या को भी पकड़ कर ले आते हैं। आद्या और वैदेही ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वैदेही ने अपने बालों को आद्या के जैसे कलर करवा लिया था जिसे कि अब सूर्या को समझ में ही नहीं आ रहा था कि असली आद्या कौन है। वो काफी देर तक वैदेही के गुंडों के साथ फाइट करता है और फाइट के बीच में सूर्या को वैदेही की गन मिल जाती है। लेकिन वैदेही और आद्या दोनों एक ही टाइम पर सूर्या के सामने आ जाती हैं। दोनों कहती हैं कि मैं असली आद्या हूँ। ऐसे में सूर्या को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसे मारे और किसे छोड़ दे। तब उसे एक कहानी याद आती है जो उसे एक छोटी सी बच्ची ने रेडियो पर कॉल करके बताया था कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमसे प्यार करने वाला हमें बचाने जरूर आता है। इसके बाद सूर्या अपने कंधे पर गोली मार लेता है और यह देखकर आद्या उसे बचाने के लिए दौड़ कर आती है तो दूसरी तरफ वैदेही उसे मारने के लिए लोहे का रॉड उठा लेती है और यह देखकर सूर्या वैदेही को पहचान जाता है और खुद को बचाने के लिए वैदेही को गोली मार देता है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो फिल्म का बेस्ट पार्ट कौन सा था कमेंट में मुझे जरूर बताना। फिल्म नहीं देखी है तो एक बार आहा वीडियो पर इस फिल्म को जरूर देखना। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।